पढ़ना कौन सा, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम एंड इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट जो है भुगतान प्रणाली, ये क्या होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट नहीं, जो हम अभी तक भुगतान करते पेमेंट करते तो कैसे करते थे, कैश में करते थे। अभी तक हमारा जो पूरा पेमेंट होता था कैश में लेन देन होता था। ठीक, कहीं भी कुछ लेना हो, किसी को पैसा देना हो, ठीक है, तो सब पूरा क्या होता कैश में होता था। ठीक है, तो कैश में देने के लिए हमें क्या, हमारे पास कैश होना चाहिए। ठीक है, और कैश को रखने के लिए हमको यदि बहुत सारा कैश देना, हमारे पास बहुत सारा कैश होना चाहिए। ठीक है, या किसी को थोड़ा भुगतान करना तो थोड़ा कैश होना चाहिए। अब उसमें क्या होता था कि हमको अपने पास पहले कैश की व्यवस्था करनी होती थी, फिर उसको हम ले जाकर के देते थे। ठीक है, और यदि हमको किसी दूसरे व्यक्ति को कैश देना हो, कहीं जो दूर बैठा हुआ उसको पैसा देना हो, तो हमको खुद चल के वहां पास जाना होता था। ठीक है, लेकिन अब बदलते समय में क्या आ गया, हमारा इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम आ गया, यानी कि अब जो भी हम पेमेंट करेंगे उससे कैसे करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से करेंगे। ठीक है, तो इस पेमेंट में क्या होता है, हमें अपने पास कैश रखने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, हम इसमें क्या करेंगे, अपने मोबाइल फोन से या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से जिसमें ये पेमेंट सिस्टम चलते हैं उनके माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें पेमेंट करने में कुछ ही समय लगता है, यानी कि एक आध 2 मिनट में, सेकंड में हम दूसरे व्यक्ति के अकाउंट पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हमें कैश की आवश्यकता भी नहीं होती है और हमारे समय की भी बचत होती है। ठीक है, तो इसमें पढ़ेंगे आज कि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम क्या होता है, इसके कौन कौन टाइप होते हैं और कौन कौन से माध्यम है जिसके माध्यम से हम पेमेंट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पेमेंट करने के पहले आपके पास इन सभी माध्यम होने चाहिए, यानी कि इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि हम किस किस सॉफ्टवेयर से, किस किस डिवाइस में पेमेंट को करेंगे। ठीक है, यदि आपको पेमेंट करना, सबसे पहले आपके पास अकाउंट नंबर होना चाहिए। ठीक है, आप अकाउंट बैंक में खाता खुला होना चाहिए। ठीक है, यदि आपका अकाउंट में खाता नहीं खुला किसी बैंक में तो आप पेमेंट नहीं कर सकते हो। फिर उसके बाद क्या होना चाहिए, आपके पास डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या स्मार्ट कार्ड, ई वॉलेट या इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर जैसी सुविधाएं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सभी ऐसे टाइप्स हैं जिसके माध्यम से हम पेमेंट कर सकते हैं। और देखो, जैसे हम कल लोग पढ़े थे क्या, ई कॉमर्स पढ़े थे। ई कॉमर्स क्या होता है, जो हमारा व्यापार हो कैसा हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक रूप में हो गया है। ई कॉमर्स में भी हमें इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करने की आवश्यकता होती है। यदि आपको ई कॉमर्स के माध्यम से व्यापार करना है तो आपके पास क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भुगतान करने की सुविधा होनी चाहिए। ठीक है, जिससे क्या होता है कि हम बहुत तीव्र गति से किसी भी व्यक्ति को पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और इसका सबसे अच्छा फायदा ये हो गया है, जो हम भुगतान करेंगे तो वह कैशलेस होगा, यानी कि इसमें कैश का कोई उपयोग नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि पहले के समय देखो, जब किसी को भुगतान करना होता था, जब इंटरनेट का माध्यम नहीं था, तो हमें क्या होता था, उस व्यक्ति के पास कैश लेकर के जाना होता। ठीक है, लेकिन जब से इंटरनेट आ गया है तो हम सीधे एक व्यक्ति के अकाउंट से दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है, डालना है हेडिंग। और इलेक्ट्रॉनिक भुगतान का मतलब ही क्या होता है, जो हम पैसे का भुगतान करेंगे वह कैश में नहीं करेंगे। ठीक है, तो लिखना इसका इंट्रोडक्शन। और जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम है, यह हमारे भुगतान प्रणाली को बहुत आसान बना दिया है। ठीक है, तो लिखेगा, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान का मतलब है, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान का मतलब है कि हम किसी को भी पैसे का भुगतान कैश में नहीं करते हैं, जबकि हम इंटरनेट के माध्यम से पैसे को सीधे अकाउंट में डाल देते हैं। इस भुगतान को करने के लिए आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल वॉलेट का प्रयोग करते हैं। आगे लिखना,
इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली आज ऑनलाइन व्यापार प्रक्रिया का मुख्य हिस्सा है। जो इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली है वह ऑनलाइन व्यापार प्रक्रिया का मुख्य हिस्सा है। ठीक है, देखो यदि हमको क्या करना हो, ऑनलाइन के माध्यम से व्यापार करना हो तो हमारे पास क्या इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली होना चाहिए। ठीक है, और यह उसका एक मुख्य हिस्सा है। यदि आपके पास इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली नहीं है तो आपका ऑनलाइन व्यापार पूर्ण नहीं है। ठीक है, चाहे आपको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से क्या करना, किसी को भुगतान करना हो, ठीक है, क्योंकि जब आप ऑनलाइन सामान खरीदोगे उसको पेमेंट करोगे, या आप अपना कोई ऑनलाइन के माध्यम से सामान बेचोगे तो अपने कस्टमर से तुम्हें पैसा प्राप्त करना होगा, तो उसके लिए भी आपके पास सुविधा होनी चाहिए। ठीक है, या आपको व्यापार करना है, सामान खरीदना है, सामान बेचना है, दोनों में आपको इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की प्रणाली की सुविधा होनी चाहिए। तो इसलिए कहा गया है ये इलेक्ट्रॉनिक भुगतान जो व्यापार होता है उसमें यह जो इलेक्ट्रॉनिक भुगतान सबसे क्या होता है, मुख्य हिस्सा होता है, क्योंकि हम सामान बेचेंगे तो पैसा लेंगे उस कस्टमर से। ठीक है, अब जो कस्टमर पास में हो तो कैश दे देगा, लेकिन जो हमसे बहुत दूर बैठा वो कस्टमर पैसा कैसे देगा, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के माध्यम से पेमेंट करेगा। ठीक है, अब इसमें आते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक भुगतान का बहुत सारे प्रकार होते हैं। ठीक, तो डालिए हेडिंग टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। कौन कौन से प्रकार हैं जिसके माध्यम से हम इलेक्ट्रॉनिक भुगतान कर सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। ठीक, तो आजकल बहुत सारी कंपनियां हैं जो इलेक्ट्रॉनिक भुगतान का प्रयोग हर क्षेत्र में करने के लिए दे रही हैं। ठीक, क्योंकि अब जो इलेक्ट्रॉनिक भुगतान है उसका प्रयोग हर क्षेत्र में हो रहा है। ठीक है, चाहे किसी भी क्षेत्र में जाओ हर जगह हमारी क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पेमेंट हो जाती है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे हमारे पास क्रेडिट कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से हम पेमेंट कर सकते हैं। अभी क्रेडिट कार्ड होता क्या है सुमन, क्रेडिट कार्ड होता क्या है शिवांशी? क्रेडिट कार्ड बैंक में क्रेडिट पर बैंक में पैसा ज्यादा रहता है। अंकित, क्रेडिट कार्ड क्या होता है? देखो आप लोग एटीएम कार्ड का नाम सुने हो, ठीक है, एटीएम कार्ड का नाम तो सुने हो, क्रेडिट कार्ड का भी सुने हो। ठीक है, देखो यहाँ पास हमारे पास एक एटीएम कार्ड होता है, एक डेबिट होता है और एक होता है क्रेडिट। अब इन तीनों में अंतर क्या होता है ये समझना। जो एटीएम कार्ड होता है ये हमारा कोई कार्ड नहीं होता, ये एटीएम मशीन होती है। क्या होती है? एटीएम मशीन होती है, जिसका पूरा नाम क्या होता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, यानी कि यह ऑटोमेटिक ही काम करती है। ठीक है, अब यहाँ पास आता है डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड क्या होता है, जिसे आप लोग एटीएम कार्ड बोलते हो। ये जो आपके पास बैंक से आता है इस प्रकार से निकल करके, ये जो होता है ये हमारा क्या होता है, डेबिट कार्ड होता है। ठीक है, सेम इसी प्रकार से जो प्लास्टिक का एक कार्ड होता है, इसी प्रकार क्या होता है, हमारा क्रेडिट कार्ड भी होता है। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है, जो हमारा क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड होता है, तो भाई डेबिट कार्ड देखना, ये जो डेबिट कार्ड होता है, जब आप बैंक में जाते हो कि हमको एटीएम इशू करवाना है, तो वहां से आपको डेबिट कार्ड दिया जाता है। और डेबिट कार्ड का प्रयोग आप कैसे करोगे, जितना आपके बैंक अकाउंट में पैसा होगा। यदि मान लो आपके बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपए है, जैसे मान लो सुमन के अकाउंट में 5 लाख रुपए पैसा है, ठीक है, अब सुमन अपने डेबिट कार्ड से केवल 5 लाख की पेमेंट कर सकती है, उससे अधिक पेमेंट नहीं कर सकती है। तो डेबिट कार्ड का उपयोग करने के लिए आपके अकाउंट में पैसा होना आवश्यक है। और बैंक, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट खुला होगा, वहां से बैंक आपको एक कार्ड प्रोवाइड कराता है प्लास्टिक का, ठीक है, उसमें एक यूनिक नंबर दिया जाता है और उसकी एक सिक्योरिटी पिन होती है, जिससे पिन से क्या होता है, वो सुरक्षित होता है। ठीक है, और आप जब उस कार्ड को ले जाते हो और एटीएम मशीन पे लगाते हो, उसमें एक छोटी सी चिप लगी होती है, जिससे वह रीड करता है कि ये जो कार्ड है किस व्यक्ति का है और किस बैंक अकाउंट नंबर से लिंक होता है। जिस भी बैंक अकाउंट नंबर से लिंक होगा, उसी जब आप यहाँ से पेमेंट करते हो, तो जैसे मान लो आपने 10,000 की पेमेंट कर दी यहाँ से, ठीक है,
और जब 10,000 की पेमेंट हो जाएगी तो यहाँ से क्या हो जाएंगे, 10,000 रुपए कम हो जाते हैं। तो ये होता है डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड में आप अपने पैसे की ही पेमेंट करते हो। लेकिन जो क्रेडिट कार्ड होता है, इसमें आपके पास पैसा ना होते हुए भी आप पेमेंट कर सकते हो। क्योंकि जब हम किसी से हमेशा लेन देन करते हैं, किसी दुकान में देखो लेन करते हैं, तो वहाँ हमारी क्रेडिट बन जाती है और हम कुछ समय बाद पैसा वहाँ से या सामान उधार भी ले सकते हैं। ठीक, जैसे हम किसी दुकान पर जाते हैं, डेली सामान खरीदते हैं, तो हमारे क्या होता है, क्रेडिट बन जाती है और हम उनको पैसा नहीं देते, फिर हमको सामान वो दे देते हैं। तो क्रेडिट कार्ड में भी क्या होता है, जब हम बैंक के पास कस्टमर बन जाते हैं, अकाउंट खुलवा लेते हैं और जब वहां से हम पैसे का लेन देन करते हैं तो क्रेडिट बनाता है और ये क्या करता है, कुछ पैसा हमको उधार में देता है। और उधार कितना पैसा देगा, इसकी एक सीमा होती है, यानी कि आप जितना अपने अकाउंट से ट्रांजैक्शन करते हो उसी ट्रांजैक्शन के आधार पर आपको क्रेडिट बनाता है। जैसे मान लो कि आप महीने में 5 लाख का ट्रांजैक्शन करते हो, तो हो सकता है कि आपकी जो लिमिट बनाए क्रेडिट कार्ड को 1 लाख तक बना सकता है। ठीक है, ये या आपके अकाउंट में जैसे मंथली मान लो 10,000 सैलरी आती है, तो हो सकता है कि वो क्या करे, आपका जो क्रेडिट हो 10,000 की बना देगा। तो जब वो आपकी 1 लाख की क्रेडिट बना देगा और आपको क्या करेगा, एक छोटा सा इस प्रकार का आपको कार्ड प्रोवाइड करा देगा। ठीक है, किसी बैंक को, SBI इंडियन में किसी बैंक को हो सकता है, और उसमें एक सिक्योरिटी नंबर दिया जाता है। ठीक है, और इसी कार्ड को आप जब मशीन पर ले जाते हो, लगाते हो, तो आप उस कार्ड से 1 लाख की शॉपिंग कर सकते हो। ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड में बैंक का पैसा होता है, बैंक अपने कस्टमर को कुछ समय के लिए उधार देता है। इसकी एक समय सीमा होती है, 45 दिन की होती है। ठीक है, और यह मंथली का होता है, यानी कि आप जैसे अभी 1 तारीख को शॉपिंग कर लिया 45,000 की, अब जब ये 45 दिन पूर्ण होने वाला होगा तो आप 44वें दिन क्या करो कि बैंक का पैसा पूरा उसको पे कर दो, 1 लाख रुपए। अब पूरा पैसा पेमेंट करने के बाद आप अगले दिन फिर से 1 लाख की शॉपिंग कर सकते हो। तो ऐसा आप 45 दिन के अंतराल में कर सकते हो। ठीक है, तो यदि आप निश्चित समय पे पैसा वापस कर देते हो बैंक का, तो बैंक आपसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेता है। लेकिन जब आप यहाँ इस निश्चित समय पेमेंट नहीं करते हो, पैसा वापस नहीं करते हो, तो फिर क्या करते हो, उसमें चार्ज काटता है। ठीक है, तो इन दोनों में ही अंतर होता है कि जो हमारा डेबिट कार्ड होता है इसमें आप अपने बैंक का पैसा यूज करोगे, और जो क्रेडिट कार्ड होता है इसमें आपको बैंक पैसा उधार देता है। ठीक है।